पिछले क्लास में हमने ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ इक्वेशंस देखे थे स्ट्रेट लाइंस का, और हमने थोड़े से पोलर इक्वेशंस देखे थे स्ट्रेट लाइंस के। नाउ आपको याद होगा, अगर जब हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में स्ट्रेट लाइंस को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने एक चीज देखा था कि द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर y is equal to mx plus c and y is equal to m dash x plus c dash. These are the equations of two straight lines in rectangular coordinates. ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, तो हमने देखा था जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा उसका टेंजेंट क्या होता था, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब यहां पे हम लोग देख रहे थे कि अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m1 होता था। ठीक है, और यहां पे m1 और माफ करिएगा यहां पे m डैश है, इसको m1 कर देता हूं, ठीक है, डैश की जगह m1 c1, देन इट्स फाइन। तो इसको m2 कर देता हूं, सॉरी, ये m1 और ये c1। ठीक है, सो अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2, और यहां पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली m1 या m2 क्या होता था, स्लोप ऑफ द लाइन, और सिंपली यहां पे स्लोप ऑफ द लाइन होता था जो कि x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है कोई भी लाइन, उसी को उसका स्लोप कहते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। तो पैरेलल होता था जब दोनों लाइन का स्लोप बराबर होता था, और परपेंडिकुलर होता था जब दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता था। नाउ सिमिलरली लाइक दिस, व्हेन दीज स्ट्रेट लाइंस आर इन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स या ऑब्लिक एक्सिस, तो यहां भी कंडीशंस होते हैं कि कब वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे और कब वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। यही हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलिए, okay, we know that for oblique coordinates, for oblique axis मान लेते हैं, coordinates axis, if चाहे ऐसा कर देते हैं, the equation, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, the equation y is equal to mx plus c represents a straight line, represents a straight line inclined at an angle theta is equal to tan inverse m sin omega by 1 plus m cos omega। यही होता था ना, और इसी को लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m sin ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m cos ओमेगा। ऑल्सो इफ दिस इज द इक्वेशन इन ऑब्लिक एक्सिस, जहां की ओमेगा क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का एंगल है, तो इस केस में m क्या होता था हमारा, m होता था sin थीटा बाई sin ओमेगा माइनस थीटा, और यहीं से इसी को सॉल्व करके हमें tan थीटा इतना मिलता था। ठीक है, तो जो स्लोप होता था स्ट्रेट लाइन का वहां पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वहां पे देखते थे कि m इज इक्वल टू सिंपली tan थीटा होता था। बट यहां पे जो tan थीटा है, tan थीटा क्या है, इंक्लाइंड एट एन एंगल इतना टू द एक्सिस ऑफ x। यहां पे tan थीटा क्या है, यहां भी tan थीटा x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल है, और जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात होती थी वहां भी m इज इक्वल टू सिंपली tan थीटा होता था, और वही उसका स्लोप हो जाता था। बट यहां पे थोड़ा केस डिफरेंट है, यहां पे m इज इक्वल टू ये होगा, क्योंकि यहां पे एक्सिस के बीच का एंगल भी इन्वॉल्व है, द एंगल इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात यहां पे है। देखिए यहां पे साइन थीटा बाई
हाँ ठीक है, साइन ओमेगा माइनस थीटा, माफ करिएगा, सही है। चलिए, तो जब ऐसा होता था, जब ऑब्लिक एक्सिस होता था, तो हमारा एम क्या आता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन ऑब्लिक एक्सिस में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो m इज इक्वल टू दिस, और इसी को सॉल्व करने से हमें ये वाला tan थीटा मिलता था। और थीटा क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट, एक्स एक्सिस से जो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, वही थीटा है, और ये उसी थीटा का टेंजेंट है। तो ये आपको आई होप याद हो गया होगा। तो जब भी ऑब्लिक एक्सिस में आप स्ट्रेट लाइंस को देखें ना, तो ये चीज याद रखिए कि ऑब्लिक एक्सिस में थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। ऑब्लिक एक्सिस में वी नीड टू इंक्लूड दिस ओमेगा एंगल एज वेल। अब चलिए हम अपने मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्लिक एक्सिस में अगर दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हो तो उसका कंडीशन क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर हो देन उसका कंडीशन क्या होगा। ठीक है, चलिए to find the angle between two straight lines in oblique coordinates, और इसी को लिख सकते हैं और when the एक्सिस आर ऑब्लिक। सिंपल एक ही चीज है, लेकिन लिख लीजिए ऑब्लिक। इसका भी लग रहा है इंक खत्म है क्या। ओके, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स और व्हेन द एक्सिस आर ऑब्लिक। मान लेते हैं कि सपोज, एक मिनट, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ओके, हाँ ये ठीक। ओके, सपोज लेट द इक्वेशंस ऑफ द straight lines be y is equal to mx plus c and y is equal to m dash x plus c dash, जहां की m इस स्ट्रेट लाइन के लिए है और m डैश इस दूसरे स्ट्रेट लाइन के लिए है। m और m डैश का मीनिंग आपको पता है, और ओमेगा कहीं भी लिखूंगा तो ओमेगा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस। नाउ ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज स्ट्रेट लाइन्स, देन, थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये हमारा ओमेगा है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन है। यहां पे ए है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, नाउ ये मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जो कि यहां पे मैंने माना है, ये φ1 है और ये φ2 है। ठीक है, या इसको इस तरह से ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से
इसको आप अभी थीटा जो है ना, ये थीटा को इंडिपेंडेंट मानिए, यहां पे जो भी लिखूंगा वो इससे रिलेटेड अभी नहीं है, ठीक है। मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है y इज इक्वल टू एम डैश एक्स प्लस सी डैश। ये थीटा एंगल बना रहा है और ये थीटा डैश बना रहा है। तो क्या ये थीटा माइनस थीटा डैश होगा? क्या ये थीटा माइनस थीटा डैश होगा? ओके, देख लेते हैं। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये बार बार मैं आपको हर क्लास में लगभग कहता आया हूं जब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने शुरू किया है पढ़ाना। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए, इस एंगल की बात कर रहा हूं, प्लस थीटा डैश। तो एंगल ए इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा डैश। कोई दिक्कत नहीं है, थीटा माइनस थीटा डैश, यानी कि जो दोनों लाइंस के बीच का एंगल है यहां पे थीटा माइनस थीटा डैश है। इसी थीटा माइनस थीटा डैश को, मान लीजिए कि ये दोनों सिंबल कुछ अलग है, और एक काम करता हूं, सबसे पहले इसी चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इस फिगर को भी आप एक रेफरेंस के तौर पे अपने पास रख लीजिए। ये बी है, ये सी है, क्लियरली। नाउ वेयर y is equal to mx plus c makes, चाहे इस तरह लिखिए ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मैं जानबूझ के उस तरह भी कर सकता था, बट नए स्टूडेंट्स को हो सकता है दिक्कत हो, तो एक एक चीज मैं लिखवा देता हूं यहां पर, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एम डैश एक्स प्लस सी डैश। अब चलिए यहां पे आराम से लिख लीजिए, इफ थीटा, इफ लाइन्स 1 and 2 makes angles theta and theta dash with the axis of x in the positive direction, then the angle between the lines is theta minus theta dash as shown in the figure, ठीक है। अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर में भी कभी देखेंगे तो। देन इस एंगल का टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा? इस एंगल का टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan थीटा डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा डैश। अब यहां पे tan थीटा और tan थीटा डैश क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा क्लियरली tan थीटा इज इक्वल टू क्या? tan थीटा इज इक्वल टू m साइन ओमेगा बाई 1 प्लस m कॉस ओमेगा, एंड tan थीटा डैश इज इक्वल टू m डैश साइन ओमेगा बाई 1 प्लस m डैश कॉस ओमेगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब tan थीटा के जगह ये यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा और tan थीटा डैश के जगह ये सब्स्टिट्यूट करूंगा और देखते हैं कि क्या आता है। इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, चलिए इसके नीचे दैट इंप्लाइज, चाहे ऐसे करके, देयरफॉर जो अभी लिखा उसके नीचे tan थीटा माइनस थीटा डैश इज इक्वल टू m साइन ओमेगा बाई 1 प्लस m कॉस ओमेगा माइनस m डैश साइन ओमेगा बाई 1 प्लस
m डैश cos ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m sin ओमेगा बाई 1 प्लस m cos ओमेगा इंटू m डैश sin ओमेगा बाई 1 प्लस m डैश cos ओमेगा। ठीक है, चलिए अब ऊपर से 1 प्लस एम कॉस ओमेगा 1 प्लस एम डैश कॉस ओमेगा एलसीएम लेंगे, नीचे से भी सेम एलसीएम आएगा और ये कट जाएगा हमारा। तो बचा क्या यहां से m प्लस एम एम डैश साइन ओमेगा कॉस ओमेगा। हाँ नहीं बचेगा इतना, साइन ओमेगा कॉस ओमेगा माइनस एम डैश साइन। देखिए यहां पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m साइन ओमेगा प्लस एम एम डैश साइन ओमेगा कॉस ओमेगा। ठीक है, माइनस एम डैश साइन ओमेगा माइनस एम डैश साइन ओमेगा कॉस ओमेगा। ठीक है, नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस एम कॉस ओमेगा इंटू 1 प्लस एम डैश कॉस ओमेगा प्लस एम डैश साइन स्क्वायर ओमेगा। नहीं आएगा, चलिए भाई यहां से ये और यहां से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहां से और यहां से हम लोग साइन ओमेगा कॉमन लेंगे तो आएगा m माइनस एम डैश साइन ओमेगा। नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एम डैश कॉस ओमेगा प्लस एम कॉस ओमेगा प्लस एम डैश कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस एम डैश साइन स्क्वायर ओमेगा। इसको इरेज कर दूं, फिगर आपने बना लिया होगा। चलिए दैट इंप्लाइज या इज इक्वल टू, इसके बाद ऊपर है m माइनस एम डैश साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहां से और यहां से कॉस ओमेगा कॉमन लेंगे तो आएगा m प्लस एम डैश कॉस ओमेगा। और देखिए एम डैश कॉस स्क्वायर, अगर यहां से और यहां से एम डैश m इंटू एम डैश कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, जिसका वैल्यू 1 होगा तो बच जाएगा हमारा एम डैश। इसलिए tan थीटा माइनस थीटा डैश इज इक्वल टू m माइनस एम डैश साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम डैश प्लस इंटू कॉस ओमेगा प्लस एम डैश। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो जो एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस हो गया, क्या हो जाएगा आपका थीटा माइनस थीटा डैश इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स m माइनस एम डैश साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम डैश कॉस ओमेगा प्लस m इंटू एम डैश। ठीक है, आप हमेशा इसी फॉर्म को याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इसी से आ गया है ना। सो ये हो गया आपका एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। एक्चुअली इनफैक्ट मैंने इसके बारे में तो आपको बता ही दिया था, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं रहा तो मैंने फिर से इसको बता दिया आपको। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, मुझे थोड़ा ये ध्यान में नहीं रहा कि मैंने इसको बताया है, ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में ही आपको बता दिया है, लेकिन चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा एक बार और हो गया तो आप समझ गए होंगे। अभी मेरे ध्यान में आया कि ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। नाउ ये तो आपको पता है, जिनको नहीं पता है उनको अभी आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रूफ किया है मैंने, फिगर भी मैंने दिखा दिया। अब मैं क्या कह रहा था आपको, हम करने वाले थे कि ऑब्लिक एक्सिस जब हो और वहां पे इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस दिए हुए हों तो क्या कंडीशन होगा कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगे और क्या कंडीशन होगा कि दोनों स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। चलिए देखते हैं।
ठीक है, इसको इरेज करते हैं। Okay, to find the condition that the two straight lines y is equal to mx plus c and y is equal to m dash x plus c dash are one parallel and two perpendicular। चलिए मान लेते हैं दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो थीटा है या फाई है। लेट द एंगल बिटवीन, अब एक चीज याद रखिए, टू फाइंड द कंडीशन दैट द टू स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इन ऑब्लिक एक्सिस। ठीक है, वैसे तो ऑब्लिक एक्सिस ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे हमेशा। ओके, लेट द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस be phi, then हमें पता है कि tan phi is equal to m minus m dash sin omega divided by 1 plus m dash cos omega plus m into m dash, यही होता है। Now case 1, if the lines are parallel, then जब लाइंस पैरेलल होगा ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब है कि ये एंगल दोनों के बीच का 0 होगा। देन फाई इज इक्वल टू 0, इसलिए देयरफॉर m माइनस m डैश इंटू साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m डैश कॉस ओमेगा प्लस m इंटू m डैश इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यानी कि tan 0 इज इक्वल टू 0। डिग्री है, चलिए देयरफॉर m माइनस m डैश इंटू साइन ओमेगा इज इक्वल टू 0, इसलिए m इज इक्वल टू m डैश। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में यही चीज होता था, बट यहां पे m और m डैश थोड़ा सा अलग हो जाता है। याद रखिएगा m और m डैश का डेफिनेशन ऑब्लिक एक्सिस के लिए, जैसा मैंने कहा, अलग होता है इसका फॉर्मूला, और रेक्टेंगुलर के लिए थोड़ा अलग होता है। रेक्टेंगुलर सिंपली टेंजेंट होता है, सिंपली स्लोप होता है एकदम, ठीक है। बट यहां पे थोड़ा सा डिफर होता है, क्योंकि यहां पे एक्सिस ऑब्लिक है ना। अब एक चीज और, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में भी m इज इक्वल टू m डैश ही होता था। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह है तो वहां भी पैरेलल का कंडीशन यही होता था। अब देखते हैं परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर योर सेल्फ। ठीक है, केस टू, इफ द लाइन्स आर perpendicular, then phi is equal to 90 degree, therefore m minus m dash sin omega divided by 1 plus
m प्लस m डैश कॉस ओमेगा प्लस m इंटू m डैश इज इक्वल टू 1090 डिग्री, दैट मीन्स इंफिनिटी। अब ये कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाए। चलिए इसके नीचे which is possible if and only if 1 plus m dash cos omega plus m into m dash is equal to 0। ठीक है, जब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, फॉर्मूला आसान है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी ऑब्लिक एक्सिस के लिए भी, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करते हो। अब देखिए स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, 3D हो गया, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं मैथ्स में जिनको आपको हर 6 दिन 7 दिन पे एक बार क्या करना है ना, कि बुक खोलना है और एकदम शुरू से जहां तक आप पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा रफली देखते जाना है फॉर्मूला वाइज, ताकि आपके दिमाग में रहे। थ्योरम को रीड करिए, थोड़ा सा आंख बंद करिए, देखिए कि किस तरह से आपने प्रूव किया था। ठीक है, पहली बार आपको प्रूफ करना है एक बार एटलीस्ट, तो ऐसे क्या होगा ना कि फॉर्मूला आपको भूलना नहीं होगा, आप हमेशा याद रखिएगा उसको। सो दैट इज वाई। ओके, सो टू स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस in oblique axis or oblique coordinates are parallel if their m's are equal and perpendicular if this condition applies। चलिए अब एक प्रॉब्लम बना लेते हैं इसी से, उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया होगा आपने। चलिए ये प्रॉब्लम देखिए। सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। The axis being inclined at an angle of 120 degrees, find the tangent of the angle, find the tangent of the angle between the two straight lines, the two straight lines 8x plus 7y is equal to 1 and 28x minus 73y is equal to 101। आसान है, कह रहा है कि एक्सिस जो है वो 120 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, ओमेगा 120 डिग्री है, और आपको फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस, दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट निकालना है। आपको पता है क्या होता है, द टू लाइंस आर the two given lines are क्या है आपका, हम y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन प्रूफ किया या दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल हमने प्रूफ किया ऑब्लिक एक्सिस में, वहां पे दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह से था और एक का m डैश x प्लस c। हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपका इस तरह से है, ax प्लस
बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता सकता था जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये लंबा हो जाएगा। सो आप हमेशा इसी को याद रखिए ना, इसी फॉर्म में जो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला होता है टेंजेंट का, उसको आप याद रखिए, क्योंकि आप हमेशा इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, इन दोनों को आप इन दोनों जैसा लिख सकते हैं हमेशा। सो दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और यहां से मतलब अगर डायरेक्ट मैं देखूं तो यहां से y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, और यहां से y इज इक्वल टू माइनस ए डैश बाई बी डैश एक्स माइनस सी डैश बाई बी डैश। तो m इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस ए बाई बी एंड m डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश बाई बी डैश। तो कोई दिक्कत है नहीं, हमेशा आप m और m डैश को फाइंड कर सकते हैं, और एक ही फॉर्मूला याद रखना ज्यादा आसान होगा इंस्टेड ऑफ टू डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द सेम थिंग। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इजी था याद करना, तो मैंने बता दिया था। यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाएगा इस तरह ए बी a1 b1 a डैश b डैश ऐसे करेंगे तो। सो जस्ट रिमेंबर दिस वन। चलिए अब मान लीजिए ये इक्वेशन किसके फॉर्म में दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दोनों इक्वेशन है। तो क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 8 बाई 7x माइनस 1 बाई 7, और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू 28 बाई 73x एंड माइनस 101 बाई 73। इसलिए m इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 7 एंड m डैश इज इक्वल टू 28 बाई 73। सो मान लेते हैं थीटा दोनों के बीच का एंगल है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा m माइनस m डैश साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m डैश कॉस ओमेगा प्लस m इंटू m डैश। अब सारा कुछ बस कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पे माइनस 8 बाई 7 माइनस 28 बाई 73 साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री हो जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री, नहीं होगा साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 8 बाई 7 प्लस 28 बाई 73 कॉस ओमेगा यानी कि कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री मतलब माइनस साइन 30 डिग्री, इस प्लस के जगह वो माइनस लगा देते हैं, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस m इंटू एम डैश, m इंटू एम डैश कितना हो जाएगा, साफ साफ है भाई 8 बाई 7 माई इंटू 28 बाई 73। चलिए अब सबसे पहले ऊपर में क्या करते हैं, 24 56 और 2 58, 584 माइनस 56 14 और 5 19 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस 584 प्लस 196 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 73 इंटू 1/2 माइनस 8 बाई 7 इंटू, जानबूझ के मैं अभी काट नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है 773, 770 इंटू 73 यहां भी है इसलिए। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10 9 8 17 1 18 5 1 6 1 7, 780 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो कितना हो जाएगा 6 390, ठीक है, यानी कि माइनस 390 √3, इस 2 से इसको काट दिया था मैंने। अब देखिए इंटू 1/7 इंटू 73 भी था, ठीक है, छूट गया था मेरे से, कितना हो गया 7 इंटू 73 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 584 में से आप 196 घटा लीजिए, आपका कितना आएगा 8, ये भी 8 और यहाँ पे 388 हो जाएगा आपका 1। अब देखिए माइनस साइन यहाँ पे बड़ा है तो ये हो जाएगा प्लस 388
अच्छा 388 को इस 2 से भी तो काट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 194। तो यहां पे सिंपली आप लिख लीजिए प्लस 194 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 73 माइनस 8/7 इंटू 28/73। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। अब नीचे एलसीएम लेंगे 7 इंटू 73, ऊपर भी वही एलसीएम लेंगे, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 73 और नीचे वाला 7 इंटू 73 दोनों खत्म, ऊपर आ जाएगा हमारा -390√3, नीचे आ जाएगा हमारा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 21, 49 और 2 51 माइनस 64, 16 और 6 22, और यहां 194 भी है प्लस 194। चलिए 4 1 5 9 1 10 और 5 1 6 1 7 में से 224 गया, तो हमारा कितना आ गया 1, यहाँ पे आ गया हमारा 8 और यहाँ पे आ गया हमारा 481। ठीक है, तो सब कुछ काट कुट के हमारा कितना आया -390√3 बाई 481, 13 तिया 39, 13 7 91, यानी कि -3√3 बाई 37। इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू -30√3 बाई 37। एंगल हम पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा, तो थीटा इज इक्वल टू 30√3 बाई tan इनवर्स 30√3 बाई 37 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, चलिए इसको भी आप हमेशा नॉर्मली जब तक कुछ कहा नहीं जाए तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव आएगा बट उसको आप पॉजिटिव ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूस और एक्यूट के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वही चीज यहां भी एप्लीकेबल होता है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता था। अब चलिए एक और प्रॉब्लम बनाते हैं, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है वो। ओके जो लास्ट का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा लंबा होगा, उसका प्रूफ अगर आपको जानना होगा तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू x tan 11 pi by 24 and y is equal to x tan 19 pi by 24 represent two straight lines, represent two straight lines at right angles। ध्यान दीजिए, at right angles। prove that the angle between the axes is the angle between the axis is pi by 4। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना कि फॉर्मूला तो उनको पता है कि हाँ भाई फॉर्मूला जो होता है हमारा दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m डैश साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m डैश कॉस ओमेगा प्लस m इंटू m डैश। अब वो कहेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइंस राइट एंगल्स पे है तो थीटा को हम कर देते हैं
10 पाई बाई 4। ठीक है, m है हमारा यहां से 10 11 पाई बाई 24 माइनस m डैश है हमारा 10 19 पाई बाई 24 इंटू साइन ओमेगा, और यही चीज नीचे करेंगे, m और m डैश की जगह यही वैल्यू रखेंगे। एंड दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट दे आर गोइंग टू डू। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं, एक तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन डू, दे कैन ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एंड इन ट्राइंग दैट दे हैव डेफिनेटली डू सम रॉन्ग थिंग्स, कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है, सबके साथ होता है। बट दूसरा ब्लंडर वो क्या करते हैं कि दे आर नॉट एक्चुअली रेड द प्रॉब्लम करेक्टली, वो आधा अधूरा प्रॉब्लम पढ़ते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में ऐसा होता है, हम सबने ऐसा किया हुआ है। सो अब यहां पे आपको प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ना है कि इफ y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, आपको m और m डैश पता है, बट यहां पे लिखा हुआ है टू स्ट्रेट लाइंस एट राइट एंगल्स, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस राइट एंगल्स पे हैं, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता है, दैट इज द कंडीशन। तो बस आपका प्रॉब्लम बन गया। देखिए कितना आसान रहेगा। सिंस द गिवन स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन आपको याद होगा कि कंडीशन होता है 1 प्लस m डैश कॉस ओमेगा प्लस m इंटू m डैश इज इक्वल टू 0। बस वैल्यू को रखिए यहां पे आप, 1 प्लस m कितना है आपका 10 11 पाई बाई 24 प्लस m डैश कितना है 10 19 पाई बाई 24, ओमेगा तो हमें फाइंड ही करना है ना। उसी तरह यहां पे 10 11 पाई बाई 24 इंटू 10 19 पाई बाई 24 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस, सबको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, तो साइन 11 पाई बाई 24 बाई कॉस 11 पाई बाई 24 प्लस यहां से साइन 19 पाई बाई 24 बाई कॉस 19 पाई बाई 24 इंटू कॉस ओमेगा प्लस सिमिलर यहां भी करेंगे 11 पाई बाई 24 डिवाइडेड बाई कॉस 11 पाई बाई 24 इंटू साइन 19 पाई बाई 24 डिवाइडेड बाई कॉस 19 पाई बाई 24 इज इक्वल टू 0। गुड, चलिए भाई अब देखते हैं कि अब यहां से हम क्या कर सकते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नीचे तो cos 11 पाई बाई 24 इंटू कॉस 11 पाई cos 19 पाई बाई 24 एलसीएम हमारा आ जाएगा, तो यहां 1 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा cos 11 पाई बाई 24 प्लस cos 19 पाई बाई 24। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ब्रैकेट कर देते हैं। अब देखिए यहां अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 11 पाई बाई 24 इंटू कॉस 19 पाई बाई 24 प्लस साइन 19 पाई बाई 24 प्लस इंटू कॉस 11 पाई बाई 24 कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, यानी कि साइन 11 पाई बाई 24 प्लस 19 पाई बाई 24, ठीक है, इंटू कॉस पाई। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस, अब यहां से थोड़ा देखिए, यहां से अगर हम ध्यान दें तो हमारा क्या आएगा, सिंपल है, यहां से हमारा आएगा एक चीज, अच्छा यहां पे मल्टीप्लाई है ना, यहां पे प्रोडक्ट है ना, देखिए प्रोडक्ट है यहां पे,
उसको प्रोडक्ट की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए था ना। देखिए यहां पे प्रोडक्ट है, जैसे यहां पे सम है बट यहां पे प्रोडक्ट है, तो उस तरह से हमें करना होगा ये। चलिए कोई नहीं। अब एक काम करते हैं हम लोग, 1 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन 11 पाई बाई 24 प्लस 19 पाई बाई 24 डिवाइडेड बाई कॉस 11 पाई बाई 24 इंटू कॉस 19 पाई बाई 24, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा प्लस यहां पे क्या आ गया हमारा, साइन 11 पाई बाई 24 इंटू साइन 19 पाई बाई 24 डिवाइडेड बाई कॉस 11 पाई बाई 24 इंटू कॉस 19 पाई बाई 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम कितना हमारे पास इजी हो जाएगा सब कुछ। अब नीचे से हम cos 11 पाई बाई 24 इंटू कॉस 19 पाई बाई 24 एलसीएम लेंगे, तो यहां हो जाएगा cos 11 पाई बाई 24 इंटू कॉस 19 पाई बाई 24, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 30 पाई बाई 24। ध्यान दीजिए, साइन 30 पाई बाई 24 यानी कि साइन पाई प्लस पाई बाई 4, साइन पाई प्लस पाई बाई 4 कितना होगा, माइनस साइन पाई बाई 4। तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा पहले से है, प्लस प्लस साइन 11 पाई बाई 24 इंटू साइन 19 पाई बाई 24 इज इक्वल टू 0। नीचे जो एलसीएम आया cos 11 पाई बाई 24 इंटू कॉस 19 पाई बाई 24, उसको हमने उधर भेज दिया तो 0 हो गया। अब यहां से और यहां से थोड़ा बस ध्यान दीजिए आप, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, cos a माइनस b कितना हो जाएगा, cos 11 पाई बाई 24 माइनस 19 पाई बाई 24 माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, कॉस माइनस 8 पाई बाई 24, 8 से 3 बार में 24 कट गया, ठीक है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 4 कॉस पाई कॉस ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे करते हैं इसको, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस पाई बाई 3, चाहे डायरेक्ट इसको लिख देता हूं, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 बाई साइन पाई बाई 4, ठीक है। चलिए भाई, तो cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 डिग्री कितना होगा, 1/2। चलिए यहीं पे करता हूं, 1/2 डिवाइडेड बाई cos पाई बाई 4 1/√2 कितना आ गया, 1/2, 1/√2। cos ओमेगा 1/√2 यानी कि ओमेगा कितना आया, पाई बाई 4, क्योंकि cos पाई बाई 4 ही तो 1/√2 होता है। सो ओमेगा पाई बाई 4 हमें क्या करना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द एक्सिस इज पाई बाई 4। सो वी हैव प्रूव्ड इट दैट द एंगल बिटवीन द एक्सिस इज पाई बाई 4। तो देखा आपने, इस तरह से आपको इन सभी क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। दिया देखिए कि आप परपेंडिकुलर दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, कुछ कंडीशन लग सकता है क्या, हाँ भाई लग सकता है, अपने आप आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगा। Now let's move on to see the most important topic in today's class. ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी वाला टॉपिक जो है अब वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिए कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं।
ओके, आपको याद होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता था इस तरह से, और इसका इक्वेशन होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और किसी पॉइंट P से जिसका कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है, अगर इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता था वो क्या होता था, ax डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी डैश डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग फाइंड करेंगे, बट अब हमारा जो एक्सिस है वो रेक्टेंगुलर नहीं होके ऑब्लिक होगा। ठीक है, और हम लोग जानेंगे उसको प्रूफ करने के बाद, उसको फाइंड आउट करने के बाद कि ये जो फॉर्मूला हमारा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के केस में, वो उसी का एक केस है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, उसी का ये एक केस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन स्ट्रेट लाइन इन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स। चलिए, टू फाइंड द लेंथ of the perpendicular drawn from a given point x dash y dash to a given straight line ax plus by plus c is equal to 0, the axis being oblique। ठीक है, मान लेते हैं कि ओमेगा एंगल पे झुकाव है एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स का। चलिए, सबसे पहले इसका फिगर बनाना है हमें, और फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका फिगर समझ लिया आपने, आप समझ लेंगे इसको, कोई बहुत चीज बड़ी बात नहीं है। ये मान लेते हैं कि ये हमारा x है, ये y है, ये ऑरिजिन है। ठीक है, यहां पे सपोज करते हैं कि हमारा कोई पॉइंट P है। ठीक है, और यहां से एक हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, और एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और x एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींच देते हैं हम y के पैरेलल। ठीक है, दिस इज द पॉइंट P whose coordinates are x dash y dash। अब हम क्या करते हैं कि एक लाइन लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमारा लाइन है A B, ये P Q, ये R, इस पे परपेंडिकुलर है, इसको मान लेते हैं S, इसको मान लेते हैं T। यहां से थोड़ा इसको भी हम लोग ऐसे कर देंगे। एक मिनट, इसको काट दीजिए। हाँ, नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। इसको अभी हटाइए, इसको नहीं करते हैं अभी। ओके, हमारा ये पैरेलल हो गया y एक्सिस के एक लाइन,
ये हमारा गिवन स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्या है, ए बी इज आवर गिवन स्ट्रेट लाइन। ओके, अब यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे हम खींचते हैं, P, ये मान लीजिए T रख लेते हैं, ठीक है। PT इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस गिवन स्ट्रेट लाइन, तो हमें PT ही निकालना है, यही PT का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। अब एक चीज और देखते हैं थोड़ा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करते हैं हम कि यहां से यहां, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, बट दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बस ऑरिजिन से इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं ना, ब्लू कर देता हूं ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो ये PT अलग है और ये लाइन अपना अलग है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा, अगर हम इस फिगर को देखें, सबसे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेट AB be the given line AX plus BY plus C is equal to 0, और हम ये मान लेते हैं कि इस इक्वेशन को उस तरह से लिखा हुआ है कि हमारा जो C है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। लेट this equation be written so that C is a नेगेटिव, सॉल्यूशन में थोड़ा सा हमें सहूलियत मिल जाएगा, आसान हो जाएगा सॉल्यूशन, नेगेटिव क्वांटिटी। अगर क्यों कर रहा हूं ये नेगेटिव, इसको आपको जानना है तो आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जाके देखिए, वहां भी मैंने सेम चीज बताया है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, उसको जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये क्यों मैं नेगेटिव कर रहा हूं। नाउ अब देखिए, यहां सॉल्यूशन में भी आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव लिखने का क्या मतलब है। अब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं देखना है, ठीक है। बस यहां के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि लेंथ अगर नेगेटिव आ जाएगा यहीं पे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। सो दैट इज वाई हमने इसको नेगेटिव ले लिया है, और कुछ यहां पे कारण नहीं है। चलिए, ये तो आपको पता है कि ये हमारा ओमेगा है, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो एंगल है वो ओमेगा एंगल है, क्योंकि ऑब्लिक एक्सिस है। नाउ ड्रॉ PQ PS and PT perpendiculars on x axis, PS नहीं, PR है ना परपेंडिकुलर, PR किस पे है, y एक्सिस, एंड PT किस पे है, AB, रेस्पेक्टिवली, मतलब इसी सीरियल वाइज एकदम जैसे जैसे लिखा है मैंने, ठीक है भाई। अब चलिए S, इसको मान लेते हैं U। ड्रॉ, अब एक और काम करते हैं थोड़ा हम, यहां से देखिए, यहां से ना मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, और यहां से मैं यहां से इसको भी ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, इसको भी मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ब्लू लाइन ध्यान दीजिएगा। ओके, ड्रॉ PU parallel to y axis and PS parallel to x axis, ठीक है। Join OP, BP
एंड पी ए कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया। चलिए नाउ फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, ध्यान दीजिए, फिगर देखिए और ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी बी, क्योंकि दोनों भाई सेम क्लोज्ड फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सम भी सेम क्लोज्ड फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? ध्यान दीजिए, ओ ए पी बी, और ये सम भी ओ ए पी बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ सब में दोनों तरफ रहेगा, तो हाफ को कैंसिल कर दीजिए, बस बेस इंटू हाइट पे ध्यान देते हैं। दैट इंप्लाइज ओ ए बी, अगर यहां से हम एक छोटा सा परपेंडिकुलर खींच दें ऐसे करके, और ठीक है, ऐसे करके मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं। अब एक चीज देखिए, ये ऑब्लिक एक्सिस है, तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PS और OU दोनों किसके बराबर होगा भाई? x डैश के, एंड PU y डैश के बराबर होगा। पैरेलल है y के, तो ध्यान दीजिए। चलिए भाई, OAB हाफ इंटू बेस OA, यानी कि OA इंटू हाइट। हाइट कितना है? ये मान लेते हैं हाइट है हमारा, इसको BL कर देते हैं, BL जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, इंटू BL प्लस APB, APB ये तो साफ है, AB बेस इंटू PT हाइट इज इक्वल टू OAP क्या होगा? हाफ बेस, बेस क्या है? OA इंटू हाइट क्या है यहां पे? PQ प्लस OPB पे आपका बेस क्या है? OPP में आपका बेस क्या है? OB है, इंटू हाइट क्या है भाई? हाइट यही है PR, इसी को प्रोड्यूस करके हाइट तो यही है ना। चलिए, प्लेन ज्योमेट्री इसीलिए कहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप memorized almost everything that you have already studied in your junior classes in plane geometry. प्लेन ज्योमेट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए, अब OA इंटू BL, OA ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन क्या है हमारा? AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में और ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स में भी ये इक्वेशन जो है ये चेंज नहीं होता है, और एक और इक्वेशन है वो भी चेंज नहीं होता है। दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से जब कोई स्ट्रेट लाइन क्रॉस करता है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो ऑब्लिक एक्सिस के लिए भी सेम होता है और रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए भी सेम होता है, और उसी तरह ये भी। अब y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या होता है? a होता है, x इंटरसेप्ट a होता है और y इंटरसेप्ट b होता है। ये सेम इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन के लिए यहाँ भी लागू होगा। तो ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। मैंने बताया है आपको। तो x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, यानी कि ओ ए कितना होगा? माइनस सी बाई ए इंटू बी एल। ध्यान दीजिए, अगर इस ट्राइंगल में हम जाएं तो साइन ओमेगा इज इक्वल टू बी एल डिवाइडेड बाई
हाइपोटेनस OB, OB यानी कि BL इंटू BL इज इक्वल टू OB साइन ओमेगा। लिख सकते हैं ना BL इज इक्वल टू OB साइन ओमेगा। चलिए यहां लिख देते हैं OB साइन ओमेगा प्लस AB। AB कहाँ है? AB इसको हम लोग बाद में निकाल लेंगे, इनटू PT। PT तो हमें निकालना ही है। PT इज इक्वल टू OA अगेन माइनस C बाई A इंटू PQ। अब देखिए ये लाइन और ये जो लाइन है हमारा, ये PU, ये क्या है? ये पैरेलल है, तो ये भी ओमेगा होगा। ठीक है, हमें PA को फाइंड करना है। कहाँ गया? PQ को फाइंड करना है। PQ ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये चीज हमें नहीं पता है, तो ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दें तो इस ट्रायंगल में देखिए P और ये मान लीजिए हमारा ये, हाँ ये तो U है ही, PUQ में, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PUQ में ध्यान दीजिए, तो साइन ओमेगा इज इक्वल टू PQ बाई हाइपोटेनस PU, तो PQ इज इक्वल टू PU साइन ओमेगा। नहीं होगा? PU साइन ओमेगा प्लस OB हमारा क्या है? माइनस C बाई B, वाई इंटरसेप्ट, और PR ध्यान दीजिए। अब ये और ये पैरेलल है, तो ये भी ओमेगा होगा। ध्यान दीजिए, तो यहां से हमें PR चाहिए। साइन ओमेगा इज इक्वल टू PS बाई PR नहीं होगा, तो PS इज इक्वल टू PR, नहीं, परपेंडिकुलर ये है ना, तो साइन ओमेगा इज इक्वल टू PR बाई PS हाइपोटेनस है। ट्रायंगल PSR में देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो PR बाई PS हो गया, यानी कि PR इज इक्वल टू PS साइन ओमेगा। कितना हो गया? PS साइन ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब देखिए थोड़ा लेंदी है ये, मैंने पहले ही कहा था, इनटू OB कितना है? माइनस C बाई B साइन ओमेगा प्लस AB इंटू PT। AB कितना है हमारा? AB इसको निकालना है, जैसा कि मैंने कहा था आपसे, AB इंटू PT इज इक्वल टू माइनस C बाई A। अब PU कितना है? PU है हमारा Y डैश, यानी कि माइनस Y डैश इंटू C बाई A साइन ओमेगा। उसी तरह माइनस PS कितना है हमारा? PS है X डैश के बराबर, तो हो गया माइनस X डैश इंटू C बाई B साइन ओमेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए ये AB क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है, और ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा अगर आपको लॉ ऑफ कोसाइंस पता है। किसी ट्रायंगल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल हो इस तरह से ABC, ये B हो, ये C हो, ये A हो, तो हमेशा क्या होता है, कहाँ गया, अगर हम इन दोनों साइड को कंसीडर करें तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AB AC cos A। ये फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा कि ये होता है ये फॉर्मूला। उसी तरह तीनों साइड के लिए जैसे जैसे आप करना चाहें। तो चलिए, ये मैंने बताया है तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ ये यहाँ पे।
ट्रिगोनोमेट्री में इसको और डिटेल में आगे में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में देखेंगे। चलिए आगे मैं इरेज करने वाला हूं सब कुछ, तो आप लिख लीजिए जो जो लिखना है आपको। चलिए okay, now from triangle OAB AB is equal to square root of, कितना हो जाएगा, AB is equal to square root of OA square plus OB square minus 2OA इंटू OB cos ओमेगा, ये वाला एंगल cos AOB, ठीक है। ओके, AB, OA क्या है हमारा, C स्क्वेयर बाई A स्क्वेयर, OB क्या है, C स्क्वेयर बाई B स्क्वेयर माइनस 2 OA हो जाएगा C बाई माइनस C बाई A, OB हो जाएगा माइनस C बाई B, तो ये हो जाएगा माइनस 2C स्क्वेयर कॉस ओमेगा बाई AB। नहीं होगा, होगा, चलिए भाई होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं माइनस C कॉमन, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा यूज करिए, याद करिए, C नेगेटिव है इसलिए माइनस C निकला है, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा आपका 1 बाई ए स्क्वेयर प्लस 1 बाई बी स्क्वेयर माइनस 2 कॉस ओमेगा ए बी। यहां से माइनस सी इंटू एलसीएम आपका आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, नहीं आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एलसीएम आएगा, यहां हो जाएगा ए स्क्वेयर है तो बी स्क्वेयर, यहां पे ए स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस ओमेगा, क्या आ गया आपका माइनस सी बाई ए बी बाहर निकाल लिया, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ओमेगा। ए बी, यहाँ ए बी का ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको, ओके आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये याद होगा वैल्यू, मैं लिख लेता हूं, ए बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए बी। अब जिनको प्रूफ मन नहीं है करने का, वो लास्ट में जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा उसको याद रख लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। बट आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू एट लीस्ट डू द प्रूफ ऑफ एनी थ्योरम दैट you are encounter for the first time to prove it। चलिए ये लिख लिया मैंने, इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको मान लेते हैं एक नंबर है, उसके बाद आपने ये किया, this value of AB in 1 we get, देखिए C स्क्वायर बाई ए बी प्लस ए बी कितना आया है हमारा, अगर हम ए बी आया है हमारा माइनस सी बाई ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ओमेगा इंटू पी टी इज इक्वल टू, ये भी माइनस प्लस हो गया था मेरा, चलिए ये तो नेगेटिव माइनस प्लस हो गया था, हाँ ठीक है चलिए कोई नहीं, यहां पे माइनस, हाँ PT इज इक्वल टू, यहां से आ गया मेरा, अब नीचे एलसीएम तो ले सकता हूं ना मैं AB इसमें, तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए,
चलिए सब्स्टिट्यूट कर दिया है मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सी वाई डैश साइन ओमेगा ए सी, यहां पे होगा बी सी, ए बी एलसीएम आएगा, यहां पे बी सी होगा, बी सी वाई डैश इंटू साइन ओमेगा माइनस ए सी एक्स डैश इंटू साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय ए बी और ये वाला ए बी तो हमारा खत्म हो ही जाना है। अब क्या करते हैं हम लोग कि हर जगह से सबसे पहले हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमें पीटी निकालना है ना, तो इसको एक तरफ लेके जाते हैं। चलिए अब सबसे आसानी से क्या करते हैं, ये सी और यहां से ये सी, एक यहां से एक सी और यहां से एक सी को काट देते हैं। अब इसको एक तरफ लेके जाते हैं यानी कि उधर, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ओमेगा इंटू पी टी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स डैश। अच्छा एक चीज देखिए, यहां भी हमारा साइन ओमेगा है, मैंने गलती से यहां पे छोड़ दिया है ये वाला साइन ओमेगा, तो इसको यहां पे लिख लीजिएगा आप, ठीक है, यहां पे साइन ओमेगा, ठीक है, ये साइन ओमेगा मैंने यहां पे छोड़ दिया था, लंबा कैलकुलेशन है, बोर्ड पे लिखना है तो जगह के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए सो ये इतना हो गया। अब सबको एक तरफ लेके जा रहा हूं तो ये हो गया मेरा ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश, और ये पहले से इधर है, प्लस सी और साइन ओमेगा सब में है तो कॉमन नहीं ले लेंगे, दैट मीन्स पी टी इज इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 2ab cos ओमेगा इंटू साइन ओमेगा। Required length of perpendicular from a given point x dash y dash to a given straight line whose equation is ax plus by plus c is equal to 0 in oblique coordinates। यही आपका है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव में लेना है। अब देखिए अगर आपका एक्सिस रेक्टेंगुलर है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, तो नीचे क्या बच जाएगा उस केस में, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में sin 90 होता है 1, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। इसीलिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन स्ट्रेट लाइन पे, तो आपने देखा ये क्या है, इसी का एक केस है, ठीक है। लेकिन अब ऑब्लिक एक्सिस हम लोग क्यों करते हैं, देखिए एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब जब हम लोग कार्टेशियन सिस्टम करते हैं या कोई भी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, तो एक्चुअली में द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर जस्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है। इन 3 डायमेंशनल द प्लेन ऑफ रेफरेंस इज अ 3 डायमेंशनल coordinate system, whereas in 2 dimensional we need a 2 dimensional coordinate system, whether it is rectangular or oblique, but axis of coordinates is just a frame of reference for us, and by using that frame of reference we are trying to solve some mathematical problems। उस फ्रेम को हम ध्यान में रखते हुए उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में बाकी सारे मैथमेटिकल चीज को देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में या किसी भी जियोमेट्रिकल सब्जेक्ट में। तो अब रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो या ऑब्लिक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो, है तो दोनों ही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
और यही कारण है कि हमारा ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके सब कुछ सॉल्व करते हैं, क्योंकि भाई है तो वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जिसमें कि एक्स और वाई एक्सिस को 90 डिग्री पे रख दिया, तो उस तरह वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखने पे चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। एंड दैट्स व्हाई वी एक्चुअली ट्राई टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जहां तक बात है ऑब्लिक एक्सिस की, तो बहुत ऐसे जगह हैं जहां की ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने से आपका जो प्रॉब्लम है वो इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी ऐसा नहीं है कि, अब एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ज्यादातर जगह पे आप देखेंगे कि रेक्टेंगुलर सिस्टम का ही यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है अल्टीमेटली, दोनों ही, या वो ऑब्लिक हो या वो रेक्टेंगुलर है। लेकिन रेक्टेंगुलर भी चूंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है, तो उसको ध्यान में रख के हम सारा कुछ इमेजिन कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए जहां पे इसकी जरूरत नहीं होती है ऑब्लिक की, वहां पे हम नॉर्मली जनरली रेक्टेंगुलर सिस्टम ही लेते हैं, और ऑलमोस्ट सारे काम हम रेक्टेंगुलर सिस्टम से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि है तो वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों ही। अब इसको ले रहे हैं तो इसके फ्रेम में थोड़ा सा देखिए, ये सारा कुछ यहाँ पे ओमेगा इंक्लूड हो जा रहा है। अगर ये नहीं लेंगे तो ये ओमेगा के नहीं होगा, हमारा ओमेगा आएगा ही नहीं, और चीजें हमारी आसान हो जाएगी। इसीलिए यही कारण है कि हम इस तरह का करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये मत समझिए कि रेक्टेंगुलर सिस्टम में या ऑब्लिक सिस्टम में आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग अ प्रॉब्लम। डेफिनेटली अलग अलग चीज है दोनों, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, दोनों ही एक ऐसे सिस्टम है जिनको ध्यान में रख के आप कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं, दैट्स इट। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में रेक्टेंगुलर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे सब कुछ कर सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि वो आपका ऑब्जर्वेशन है, आप उस सिस्टम को देख रहे हैं और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं। तो आप उस सिस्टम को ध्यान में रख के उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। दैट मीन्स वो जितने भी प्रॉब्लम्स आप टैकल कर रहे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ सिंक्ड रहेंगे, बिकॉज ऑल दोज प्रॉब्लम्स दैट यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड was solved in accordance with the rectangular system of coordinates। अगर वहीं पे आप उसके जगह ऑब्लिक लेंगे तो वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे। तो वहां पे जितने भी चीज, जितने प्रॉब्लम्स आपने टैकल किए हुए होंगे वो सारे के सारे सिंक्ड होंगे ऑब्लिक एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, दोनों ही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो उसमें ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो ये हो गया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हमारा इन ऑब्लिक एक्सिस। और हम देख रहे हैं कि अगर ओमेगा 90 होगा तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आता था वो चीज आ जाएगा। सो रिमेंबर इट, दिस इज द फॉर्मूला। बस यहां पे सब कुछ सेम है, नीचे में -2ab cos ओमेगा ऐड है और ऊपर में sin ओमेगा से मल्टीप्लाइड है, where omega is the angle between the axis of coordinates, that is x and y axis। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको दिक्कत नहीं हुई हो यहाँ पे। अगर आपको इसका प्रूफ नहीं देखना है तो आप सिंपल ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, काम देगा। लेकिन मैं कहूँगा कि प्रूफ आपको देख लेना चाहिए। प्रूफ करने से क्या होता है ना, एक यू आर डेवलपिंग अ काइंड ऑफ हैबिट टू टैकल challenging problems, so that's why I always suggest you to do proofs at least one, किसी भी theorems का at least एक बार आपको proof करना चाहिए। So it's my observation। चलिए, that's it for today, thank you।